नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो क्लास 9th का किताब है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि संख्या पद्धति को समझने से पहले, यानी प्रश्नावली 1.2 को हल करने से पहले हमको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ को समझना होगा। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जो वैसी संख्या जिन्हें हम p/k के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे? वे संख्याएं जिन्हें हम p/k के रूप में नहीं लिख सकते, p/k को नहीं लिख सकते, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा k बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा चीज़ यानी नहीं होना चाहिए, अपरिमेय मतलब परिमेय नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे अपरिमेय। तो परिमेय का परिमेय संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों? वैसी संख्या है जिन्हें हम p/k के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या हो तथा q बराबर नहीं हो 0। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? वे संख्या जिन्हें हम p/k के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा k बराबर 0 नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल में √2, √3, √5, ये सब अपरिमेय संख्या है। इसको हम p/k के रूप में लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं। इसके नीचे कुछ है नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 भी कुछ नहीं है, क्योंकि खुद ये रूट में है, इसका वैल्यू खुद 1 पॉइंट करके आएगा। ठीक है, तो पॉइंट में वैल्यू नहीं आना चाहिए, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। कहता है कि वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है? वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या सभी को जोड़ दिए जाए तो क्या होगा? एक वास्तविक संख्या बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को एक साथ जोड़ने पर जो संख्या बनती है उसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे हम क्या जानते हैं? जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है? हम प्राकृतिक संख्या जानते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 ... ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या बताते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण लिख दिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वाला क्या होता है? शून्य लगा दिए, फिर लिखे 1 2 3 4 ... ठीक है। अब पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिए -3 -2, यहाँ -3 -1 यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये क्या पूर्णांक हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या आते हैं? पूर्णांक के बाद आता है परिमेय संख्या। तो आते हैं परिमेय में। परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p में 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया। इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या हो गया? जो √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √9 हो गया, इस तरह से। तो इस सब सारे चीज़ को जो हम एक साथ रखेंगे जब रखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? हम वास्तविक संख्या क्या बोलेंगे? इस सब सारे चीज़ को हम एक साथ जब रखते हैं तो इसको बोलेंगे दोस्तों वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। आगे चलते हैं इसको आगे। तो आते हैं यहाँ पे √2 का संख्या रेखा पर निर्धारण कैसे करते हैं। मैंने √2 को एक संख्या रेखा पे हम किस तरह से निर्धारित करेंगे, किस तरह से दर्शाएंगे, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लाइन खींचते हैं, जिससे मान लीजिए स्केल से यहाँ लाइन खींचते हैं। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे लाइन खींचती है। ठीक, यहाँ हमारा लाइन, यहाँ मान लीजिए 0। ठीक, इसके बाद इतना मान लीजिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6। ठीक, इधर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, इधर मान लीजिए 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है। यहाँ मान लीजिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या 5, यहाँ पे 6। ठीक, तो यहाँ पे इधर जो होगा, इधर क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ जब होगा तो इधर माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ का होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अब दोस्तों हमको क्या करना है कि 2 को क्या करना है? संख्या रेखा पर निर्धारण करना है। ठीक, तो हमको √2 को करना है तो एक लेते हैं यहाँ पे 1, तो 1 यहाँ ले लिए। ठीक, ये 1 ले यहाँ पे जब ले लिए दोस्तों तो 1 के ऊपर हम जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक आ गए 1, यहाँ तक मेरा 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ? 1 हो गया।
अब दोस्तों यहाँ तक हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे क्या है 1, इधर भी क्या ले लिए 1 ले लिए। ठीक, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको क्या करना है, मैच कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैच कर दिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक, तो इसको हम क्या कर दें, इस तरह से मैच कर दिए। तो मैच करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे 1 और नीचे क्या था 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था। तो यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों कि A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C मान लिए। तो हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिस तरह से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, कर्ण। तो कर्ण मेरा क्या AC है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर। आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या आधार है, तो लिखेंगे BC, तो लिखेंगे BC के स्क्वायर। आप प्लस लंब क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है लंब, तो AB के स्क्वायर, तो लिखेंगे AB के स्क्वायर। ठीक, तो AC हमारा मालूम नहीं AC है, मैंने AC के AC लिख दिए यहाँ पे AC स्क्वायर। BC हमको पता है कि 1 है, तो 1 लिख दिए, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, प्लस लिख दिए प्लस। AB हमको पता है यहाँ से कहाँ AB है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। तो AC का हम AC स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे AC स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, और 1 के स्क्वायर जब करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या 1 होगा, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा 2, तो लिखेंगे AC इक्वल टू क्या होगा √/2। तो यही क्या दोस्तों हमको दर्शाना था, तो ये क्या होगा दोस्तों, AC का मान √2 आ गया। ठीक है, AC का मान क्या होगा √2 हो गया। तो यही फाइनली दोस्तों क्या करना, दर्शाना था, तो हम इसको दर्शा दिए। अब आगे देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है। जिस तरह से यहाँ से हम देखें दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1, तो उसी प्रकार से यहाँ से डिस्टेंस जो है यहाँ से लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से जब हम काटेंगे, यहाँ पे काट दिए 1, यानी मान लीजिए यहाँ से कट रहा है तो यहाँ से यहाँ तक गोल काट देंगे। ठीक, तो यहाँ से जो वहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ है, यहाँ से फाइनली दोस्तों जो डिस्टेंस हो गया, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ यहाँ तक ये होगा √2। तो यही दोस्तों क्या करना था, दर्शाना था कि √2 को संख्या रेखा पे हमको दर्शा दिए। इसी काम का क्या करना था, दर्शाना था। तो हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस था, यहाँ जो कटा यहाँ पे कट के यहाँ पे कटा गोल, यहाँ जो काटेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको यहाँ से काटेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कट के √2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो गया दोस्तों, यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली दोस्तों यहाँ पे जान गए, आगे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे लिख चुके हैं, प्रश्नावली 1.2 है, संख्या पत्ती चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के 1 हम हल करते हैं। लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है या असत्य है, तो लिखेंगे यहाँ पे सत्य है, सत्य है। अब पूछिए कैसे, इसको काट के यहाँ लिखते हैं उत्तर, लिखेंगे सत्य है। ठीक, अब लिखते हैं क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, लिखेंगे वास्तविक संख्या इक्वल टू क्या लिखते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय और परिमेय संख्या। ठीक, तो यहाँ बोल रहे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, तो लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी अपरिमेय संख्या भी क्या एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, और प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल क्या है राइट सेंस, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी √2 और √5 √6 क्या है, ये क्या है वास्तविक संख्या है,
क्योंकि हमारा नियम ही ऐसा कि वास्तविक संख्या किसी को बोलेंगे जो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं को समूह को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो यहाँ तो बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या √2 √5 √6 मान प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो बिल्कुल राइट क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक, सत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में दोस्तों आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, क्या सत्य है, यह सत्य है कि असत्य है, इसके बारे में बताना है। लिखेंगे असत्य है, उत्तर लिखेंगे उत्तर असत्य, असत्य, असत्य। अब पूछ लिखेंगे क्योंकि कारण, क्योंकि दोस्तों बोला संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा यहाँ बना दी, यहाँ पे शून्य हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक इस प्रकार बना दिए। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। यहाँ प्रत्येक बिंदु क्या है हमको पता नहीं, लेकिन क्या होता है, या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है, ठीक यही होता है। लेकिन रूट में तो नहीं होता है, रूट में तो नहीं होता है, यहाँ पे रूट में कोई संख्या है नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं कि मान लीजिए √4 है, √4 का हम क्या करेंगे, जब √4 का हम पर संख्या का बिंदु निकालते √4 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा वर्ग। रूट यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 9 का लिखेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखेंगे 16 का लिखेंगे वर्गमूल तो कितना होगा 4 होगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु रूट के अगर रूट में करते हैं, मान लीजिए √4 को हम करते हैं तो 2 हो जाता है, √9 करते हैं 3 होता है, √16 करते हैं 4 होता है, यानी प्रत्येक बिंदु एक m प्राकृतिक संख्या होता है। अच्छा, हमको ये भी पता है दोस्तों कि अपरिमेय संख्या जो होता है प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं जो लगातार गिनती की संख्या में होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो दोस्तों क्या 2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 3 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 4 प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी सब सारे क्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो मुझे पता है दोस्तों कि सारे अपरिमेय संख्या जो होता है एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, m प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकता क्योंकि ये संख्या तो है ही नहीं, ये संख्या है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो माइनस भी नहीं है, यहाँ प्लस भी नहीं है, तो है ही नहीं। अगर माइनस में आता है सारे, तो यहाँ अगर माइनस में आता है तो यह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो सारे परिमेय संख्या तो होगा नहीं, तो इसीलिए दोस्तों क्या होगा, ये असत्य होगा, ठीक, ये क्या होगा, असत्य होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे कोई भी लिखेंगे, कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बोला संख्या रेखा का प्रत्येक √m एक रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो m एक हम मानते हैं कि m एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन माइनस तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर माइनस भी बोल रहा है, तो प्रतीक बोल रहा है, तो माइनस में जो भी आएगा वो प्राकृतिक संख्या कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ये असत्य है, सत्य नहीं हो सकता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आ गया, लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या एक आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, उत्तर ये असत्य है, असत्य है। लिखेंगे क्योंकि, कारण दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि वास्तविक संख्या इक्वल टू क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या उसको बोलेंगे दोस्तों, वास्तविक संख्या उसको बोलेंगे जो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को दोनों के साथ समूह होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या का एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, ये गारंटी नहीं है, दोनों को मिलाने के बाद वास्तविक संख्या होता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, ये गलत है, क्योंकि परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों को जोड़ने के बाद वास्तविक संख्या होता है, यही इसका सबसे बड़ा मूल्य कारण है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है
कि क्या सभी धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए लिखेंगे दोस्तों सभी धनात्मक, उत्तर इसका क्या होगा, उत्तर देखेंगे तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं। तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उत्तर होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जैसे हम अगर 2 का वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा, √2 हो जाएगा। √3 का निकालेंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल निकालेंगे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरह से। और कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं। जैसे 4 का हम अगर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्या एक धनात्मक ए भी, धनात्मक में ए भी है, लेकिन इसका वर्गमूल क्या होगा, √2 होगा, इसका 3 होगा, 5 होगा, √7 होगा। तो क्या यह परिमेय संख्या है। लेकिन √4 का हम वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा। √9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 होगा। √16 का निकालेंगे 4 होगा। तो क्या एक परिमेय संख्या हो जाएगा, और ये सब सारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या होगा। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो यहीं पर रोकेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दोनों समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम।